नमस्कार विद्यार्थी मित्रगण। आज की इस कक्षा में हम 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित प्रथम काव्य रचना कवि त्रिपुरारी द्वारा लिखित त्रिवेणी काव्य प्रकार आज की इस कक्षा में अर्थात प्रेरणा काव्य रचना का परिचय लेने का कार्य हम करेंगे। प्रेरणा काव्य रचना के माध्यम से किस प्रकार मानव जीवन जीने की प्रेरणा या सकारात्मकता एक पास कवि किस प्रकार त्रिपुरारी जी हमारे इस काव्य रचना के माध्यम से समग्र मानव जन को एक पास किस प्रकार वह प्रेरणा का स्रोत भाव एक पास किस प्रकार देते हैं, यह परिचय इस काव्य रचना के माध्यम से लेने का कार्य करेंगे। हम देखते हैं कि प्रेरणा शब्द सुनते एक पास हमारे सामने अर्थात किसी कार्य में कोई व्यक्ति या कोई बात हमें प्रेरित करती है तो वह हमारे लिए एक प्रकार से प्रेरणा का उदाहरण यहाँ पर बन जाती है। और मानो किस प्रकार प्रेरणा से भरे हुए वो विचार, प्रेरणा से भरी हुई वो बात, वो भावनाएं एक पास से कवि इस काव्य रचना के माध्यम से कवि त्रिपुरारी किस प्रकार इस रचना के माध्यम से व्यक्त कराते हैं, कौन सा वो प्रेरणा का वो भाव कवि व्यक्त कराते हैं, यह इस काव्य रचना के माध्यम से देखने का कार्य करेंगे। इस काव्य रचना प्रेरणा इस रचना को देखने के पूर्व कवि त्रिपुरारी का व्यक्तित्व परिचय तथा कृतित्व परिचय लेना यहाँ पर अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। कवि त्रिपुरारी जी का जन्म 5 दिसंबर 1988 को समस्तीपुर बिहार में हुआ। आपकी प्रारंभिक शिक्षा पटना से, स्नातक शिक्षा दिल्ली से तथा स्नातकोत्तर शिक्षा हिसार से हुई। दिल्ली विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य करने के पश्चात वर्तमान में आप फिल्म, दूरदर्शन के लिए लेखन कार्य कर रहे हैं। त्रिवेणी के रचयिता के रूप में आपकी पहचान है। कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए उम्मीदों की फसल तैयार करना आपकी रचनाओं का उद्देश्य है। अर्थात कहीं न कहीं वो प्रेरणा, वो उम्मीद एक पास कभी अपनी काव्य रचनाओं के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि उम्मीद पर दुनिया कायम एक पास होती है, उसी प्रकार कवि ने भी मानो कल्पना की भावभूमि पर यथार्थ के बीज बोते हुए अर्थात कल्पना का भी सहारा और यथार्थ का भी एक पास सहारा लेकर कवि एक जीवन के प्रति या जीवन के प्रति उम्मीद का वह भाव या उम्मीद की वह फसल एक पासे तैयार करना, यही एक पासे बात मानो कवि त्रिपुरारी जी के काव्य रचना का एक पासे मानो उद्देश्य या वह एक पासे संदर्भ यहाँ पर बनकर आया है। कवि त्रिपुरारी द्वारा लिखित जो साहित्य या काव्य कृतियों का संदर्भ हमारे सामने आता है, उसमें कविता संग्रह के रूप में नींद की नदी ये काव्य संग्रह कवि का यहाँ पर आता है। इसके अलावा कहानी साहित्य में भी त्रिपुरारी जी ने अपना योगदान देने का कार्य किया है। इसके अंतर्गत नॉर्थ कैंपस नामक एक कहानी संग्रह भी बतौर एक कहानीकार के रूप में त्रिपुरारी जी को हमारे सामने छात्रगण लाने का कार्य करता है। इसके साथ साथ त्रिवेणी काव्य संग्रह भी सांस के सिक्के, यह त्रिवेणी काव्य प्रकार हमारे सामने प्रेरणा नामक यह काव्य रचना आई है। अर्थात त्रिवेणी काव्य संग्रह एक पास से अर्थात 3 पंक्तियों का यह काव्य प्रकार, इस पर लेखन कार्य करने का काम कवि ने यहाँ पर किया है। और यह सांस के सिक्के नामक एक त्रिवेणी काव्य प्रकार का संग्रह भी कवि का यहाँ पर नजर आता है। इस प्रकार गद्य और पद्य पर प्रभावशाली पद्धति से लेखन का कार्य करने वाले त्रिपुरारी जी का यह व्यक्तित्व तथा कृतित्व परिचय लेने के पश्चात अगला मुद्दा छात्रगण हमारे सामने आता है काव्य का प्रकार अर्थात विधा परिचय के रूप में यहाँ पर उल्लेख लेने का कार्य हमें करना होगा। अर्थात हर रचना का परिचय लेने के पूर्व विद्यार्थी मित्रगण आपको उस रचना का वह विधा प्रकार कौन सा है, विधा अर्थात साहित्य का वह प्रकार कौन सा है, साहित्य का वह कौन सा हिस्सा है, वह परिचय एक पास देने का काम हर रचना के आरंभ में यहाँ पर किया गया है। अब कवि त्रिपुरारी द्वारा त्रिवेणी काव्य प्रकार एक पास से सृजित करने का कार्य किया है या निर्माण का कार्य किया गया है। कवि
त्रिपुरारी के द्वारा लिखित यह त्रिवेणी अर्थात 3 पंक्तियों का यह काव्य प्रकार एक विशेष अनूठा काव्य प्रकार देखने को मिलता है। छात्रगण, हमने 2 पंक्तियों का काव्य प्रकार अर्थात दोहा भी देखने का कार्य किया, चौपाई काव्य प्रकार भी हमने देखने का कार्य किया, लेकिन यहाँ पर 3 पंक्तियों का काव्य प्रकार अर्थात त्रिवेणी काव्य प्रकार हमारे सामने कवि त्रिपुरारी द्वारा लिखित प्रेरणा काव्य रचना के माध्यम से यहाँ पर हमारे पाठ्यक्रम का हिस्सा या अंग बनकर आया है। इस विधा परिचय को आगे बढ़ाते हैं। त्रिवेणी एक नए काव्य प्रकार के रूप में साहित्य क्षेत्र में तेजी से अपना स्थान बना रही है। अर्थात काव्य की एक अनूठी रचना पद्धति एक पास से विकसित करने का काम रचनाकारों ने यहाँ पर किया है। साहित्य जगत में एक पास से तेजी के साथ एक पास से मानो अपना प्रमुख स्थान बनाने का कार्य कर रही है। त्रिवेणी 3 पंक्तियों का मुक्त छंद है, अर्थात छंद मुक्त काव्य प्रकार के रूप में एक पास यह देखने को मिलता है। मात्र 3 पंक्तियों में कल्पना यथार्थ की अभिव्यक्ति होती है, अर्थात 3 पंक्तियों के माध्यम से कवि कल्पना का कुछ पुट तथा यथार्थ की जोड़, इन दोनों का मिलाप करके अपनी अभिव्यक्ति, अपनी काव्यात्मक अभिव्यक्ति करने का कार्य एक पास से किया जाता है। इसकी पहली और दूसरी पंक्ति में भाव और विचार स्पष्ट रूप से झलकते हैं, अर्थात आरंभिक 2 पंक्तियों के माध्यम से त्रिवेणी काव्य प्रकार में भावों की और विचारों की एक झलक या उसका परिचय एक पास से होने लगता है, और तीसरी पंक्ति में पहली 2 पंक्तियों में छिपे भाव को नए आयाम या नए रूप के साथ रचनाकार अभिव्यक्त करने का कार्य करता है। और इस प्रकार सामयिक स्थितियों अर्थात उस समय कालखंड की परिस्थितियों का, स्थितियों का, रिश्तों तथा जीवन के प्रति सकारात्मकता, इन सभी बातों का मिला जुला रूप अर्थात त्रिवेणी के प्रमुख विषय के रूप में एक पास से साधारणता देखने को मिलते हैं। अर्थात जिस समय कालखंड में जो रिश्ते नाते, जीवन के वह रूप या जो विषय है, उनको सकारात्मकता के माध्यम से, सकारात्मक विचार के माध्यम से रचनाकार त्रिवेणी काव्य प्रकार के माध्यम से व्यक्त कराता है। यही विशेष तौर पर त्रिवेणी काव्य प्रकार के विषय के रूप में साधारणता व्यक्त होकर आते हैं। इस प्रेरणा काव्य रचना को हमारे सामने प्रस्तुत करने वाले कवि त्रिपुरारी इस रचना के माध्यम से कौन सी अभिव्यक्ति कराते हैं, उसका सारात्मक परिचय इस काव्य रचना का लेने के पश्चात ही उसकी कुछ झलक या उसका परिचय एक पास हमारे सामने आता है। प्रेरणा काव्य रचना का सारात्मक परिचय छात्रगण यहाँ पर आया है। प्रस्तुत त्रिवेणियों में या त्रिवेणी काव्य प्रकार में, इस त्रिवेणियों में या प्रेरणा काव्य रचना में कवि ने मनुष्य के जीवन में माँ के ममत्व और पिता की गरिमा को व्यक्त करने के साथ ही जिंदगी की आपाधापी में जुटे माता पिता से बच्चों को स्नेह भी टुकड़ों में मिलता है, इस सच्चाई को भी उजागर करने का प्रयास कवि त्रिपुरारी ने यहाँ पर किया है। अर्थात एक तरफ कवि ने मनुष्य जीवन में माँ के ममत्व, माँ की ममता का, ममत्व का एक पासे तथा पिता की गरिमा का, गौरव का भी एक पासे मानो या पिता की गरिमा को भी व्यक्त करने का प्रयास इस काव्य रचना के माध्यम से किया ही है। साथ ही साथ जिंदगी की इस आपाधापी में, भाग दौड़ में, आज हम देख रहे हैं कि आज का जीवन बड़ा आपाधापी से, भाग दौड़ से भरा हुआ देखने को मिलता है, और ऐसी इस जिंदगी की आपाधापी में जुटे हुए या जुड़े हुए जो माता पिता है या उस माता पिता से बच्चों को प्यार, स्नेह, प्रेम भी मानो एक संग भाव से या एक साथ पूरा का पूरा स्नेह प्रेम नहीं मिलता, बल्कि टुकड़ों में एक पास से मानो स्नेह प्रेम मिलता है। यह सच्चाई भी एक पास से उजागर करने का काम यह काव्य रचना कराती है। और निराशा के बादलों के बीच, जैसे हम देखते कि जीवन के 2 रूप साधारणता देखने को मिलते हैं, या जीवन में हमेशा ऐसी परिस्थितियाँ, ऐसे पल या ऐसे क्षण एक पास से हमेशा आते रहते हैं कि कभी व्यक्ति आशावाद से भरा हुआ होता है तो कभी कभी व्यक्ति निराशा से भी एक पासे भरा हुआ होता है। लेकिन कभी कहते हैं कि निराशा के बादलों के बीच, अब
आकाश में हम बादल तो देखते हैं, लेकिन यहाँ पर कवि ने बादलों का भी एक पासे मानो बड़ा सुंदर वह मानवीकरण किया है कि जिस प्रकार व्यक्ति के मन में आशा और निराशा के भाव एक पासे उठते हैं, उसी प्रकार बादलों को कभी साधारण नहीं, वो बादल कौन से है, निराशा के बादल के रूप में आया है। अर्थात कभी कभी हम देखते कि व्यक्ति के जीवन में निराशा के पल भी आते तो व्यक्ति उदास हो जाता है या आगे जीवन में बढ़ने की बजाय कहीं न कहीं रुक सा जाता है या जीवन के प्रति निराश हो जाता है। तो मानो जैसे लगता है कि हमारे जीवन में निराशा के बादलों ने हमें घेर लेने का कार्य किया है। कहते कभी कि निराशा के बादलों के बीच भी आशा का संचार करते हुए, जैसे कहते कि उम्मीद पर दुनिया कायम होती है, तो हमें भी निराशा के बीच में से या निराशा के उन बादलों के परे आशा का एक पासे उस रोशनी को, आशावाद के उस रोशनी को देखने का कार्य करना है। आशा का संचार कराते हुए कवि कहते हैं कि ठोकर खाकर भी, ठोकर खाना अर्थात ठेस पहुंचना, जैसे हम देखते कि चलते चलते व्यक्ति पत्थर आदि से ठोकर खाकर कभी कभी गिर जाता है या बहुत सारे उन ठोकरों को झेलने का कार्य करता है। ठोकरों का तात्पर्य संकट बाधाओं को झेलना, अर्थात निराशा के बादलों के बीच आशा का संचार कराते हुए कवि कहते हैं या प्रेरित करने का काम आशावादी भाव से कवि करते हैं कि जीवन में ठोकर खाकर जीवन जीने की कला जो सीखता है, अर्थात संकटों को झेलकर जीवन में आगे बढ़ने की जिसमें कला होती है या उस कला को जो अवगत कर लेता है, दुनिया में उसी की हमेशा जय जयकार या वाहवाह एक पास होती है। ये बात भी इस रचना के माध्यम से, प्रेरणा काव्य रचना के माध्यम से कवि व्यक्त कराते हैं। सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही, अर्थात कभी कभी हम देखेंगे जीवन में सुख भी आएगा, जीवन में दुख भी आएगा, लेकिन सुख दुख की स्थिति में स्थिर रहना ही मनुष्य की सही पहचान देखने को मिलती है। सुख में आनंद विभोर होकर नाचना, उछलना, आनंदित होना कोई विशेष बात नहीं है, स्वाभाविक है। लेकिन संकट आए तो, दुख आए तो हताश हो जाना, निराश हो जाना, घुटनों पर या जीवन के उन संकटों के सामने, दुखों के सामने घुटने टेक देना, यह एक पासे मानो सही मानव का उदाहरण कवि नहीं मानते हैं। सुख हो या दुख हो, दोनों परिस्थितियों में एक पासे हमेशा जीवन में आगे बढ़ने की या उन संकटों को झेलकर स्थिर भाव से एक पासे आगे जीवन में, जीवन की उस राह में कदम बढ़ाने की वह सीख, वह सही पहचान एक पासे सच्चे मानव की होती है। आगे बढ़ने में एक पासे जीवन की धन्यता है। यही सुंदर ऐसी वह विचारधारा या वह बात एक पासे मानो कवि त्रिपुरारी जी ने इस काव्य रचना के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त किया है। काव्य रचना का प्रत्यक्ष परिचय या किसी भी रचना का प्रत्यक्ष परिचय लेने के पूर्व छात्रगण हमेशा हम शुरुआत में कठिन कुछ शब्दों का परिचय लेने का कार्य करते हैं, जो काव्य रचना के अध्ययन हेतु या काव्य रचना का बड़ी आसानी से एक पास से परिचय लेने के हेतु एक पास से उन कठिन शब्दों का अर्थ परिचय लेने के पश्चात मानो आसानी से उस रचना को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आप देख सकते हैं कि कुछ 3-4 कठिन शब्द यहाँ पर आए, उनका परिचय यहाँ पर लेते हैं। पहला शब्द अर्थात घनघोर, अर्थात अत्यंत घना। हसरत अर्थात चाह या इच्छा। आगाज ए सफर अर्थात यात्रा का आरंभ। और अंतिम एक शब्द यहाँ पर आया है क्षय अर्थात वस्तु या चीज। इसके अलावा भी कुछ शब्द कठिन आदि आएंगे, उसका परिचय काव्य रचना का परिचय लेते लेते हम लेने का कार्य करेंगे। आगे काव्य रचना की ओर बढ़ने का कार्य हम करते हैं। इस 3 पंक्तियों के काव्य प्रकार के माध्यम से कवि ने किस प्रकार बहुत सुंदर ऐसा माँ के ममत्व का, पिता की गरिमा का एवं
जिंदगी के इस भाग दौड़ में माता पिता के स्नेह प्रेम को टुकड़ों में पाने वाले बच्चों का भी एवं जीवन के प्रति आशावाद को किस प्रकार कवि यहाँ पर व्यक्त कराते हैं। कहते हैं पहली त्रिवेणी में कवि त्रिपुरारी जी, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता। अर्थात कवि त्रिपुरारी जी ने माँ की ममता का सुंदर चित्रण आरंभिक इस त्रिवेणी काव्य रचना के माध्यम से यहाँ पर व्यक्त करने का काम किया है। कवि ने अपने माँ के प्रति इस त्रिवेणी के माध्यम से एक पासे माँ के प्रति वो ममत्व, अपने भाव, मन में जो है स्नेह प्रेम है, उसको व्यक्त करने का प्रयास है इस त्रिवेणी के माध्यम से किया। कवि कहते हैं कि जब जब एक पासे माँ के साथ मेरी फोन पर बात होती है, हम देखते कि अपने स्नेही जनों से हम दूर रहने का कार्य करते हैं, तो वो अपने इन स्नेही जनों से बातचीत हेतु हम फोन आदि करने का कार्य करते हैं। हम चाहे सैकड़ों हजारों एक पासे किलोमीटर या कितना भी दूर क्यों न रहे, फोन आदि के माध्यम से अपने स्नेहीजन लोगों के साथ फोन पर बात करने का कार्य करते हैं। और उसमें भी अगर कोई बेटा अपनी माँ के साथ फोन पर अगर मानो कोसों दूर क्यों न रहता हो या एक दूसरे से यह दूर क्यों न रहने का कार्य करते हो, स्नेह प्रेम से भरी हुई बातें एक पास से फोन पर करने का कार्य करते हैं। कवि त्रिपुरारी भी पहले इस त्रिवेणी के माध्यम से कहते कि माँ मेरी बेवजह ही रोती है, फोन पर जब भी बात होती है, फोन रखने पर मैं भी रोता हूँ। माँ का ममत्व अपने बेटे के प्रति उमड़कर व्यक्त होकर एक पास से आया है, जैसे बादल उमड़कर एक पास से मानो बरसने का कार्य करते छात्रगण, उसी प्रकार अपने बेटे से माँ फोन पर बात करती है तो कहते कभी कि बेवजह रोने का कार्य करती, लेकिन सही मायने में देखे तो उसे कुछ न कुछ वजह एक पास होती है। अर्थात अपने पुत्र के प्रति वह स्नेह प्रेम एक पास से उमड़ कर एक पास से व्यक्त होकर आता है। और कवि ने इसी त्रिवेणी के माध्यम से एक पास से माँ के प्रति स्नेह प्रेम को एक पास से इस त्रिवेणी के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य किया है। कहते कवि कि जब जब एक पास से मेरी माँ से एक पास से फोन पर बात होती है तो माँ जब जब मैं उनसे फोन पर बात करता हूँ तो रोने का कार्य वह करती है। कहते कवि कि बेवजह मेरी माँ रोने का कार्य करती है, लेकिन कहते कवि मैं भी माँ के साथ बातचीत तो जब फोन पर पूर्ण हो जाती है, फोन रखने के बाद मैं भी रोने का कार्य करता हूँ। कहीं न कहीं पिता माँ और पुत्र का स्नेह प्रेम क्या होता है, यह एक पासे मानो माँ के उस ममत्व को एक पासे मानो कवि ने इन आरंभिक त्रिवेणी के माध्यम से एक पासे व्यक्त करने का कार्य किया। कहते अगली त्रिवेणी के माध्यम से कवि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है, चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं, हर पिता में ही कोई माँ भी छुपी होती है। अर्थात आरंभिक त्रिवेणी में कवि माँ का ममत्व चित्रित कराते हैं, तो दूसरे त्रिवेणी के माध्यम से पिता का वह गरिमा भाव भी कवि यहाँ पर व्यक्त कराने का कार्य कराते हैं। कहते कवि कि सख्त ऊपर से मगर दिल से बहुत नाजुक है। जैसे हम देखते छात्रगण, नारियल जिस प्रकार बड़ा कठोर सख्त होता है ऊपर से, लेकिन अंदर से बड़ा मिठास से भरा हुआ नाजुक एक पास से होता।
उसी प्रकार पिता का हृदय किस प्रकार का होता, पिता का स्नेह प्रेम एक पासे पिता की वह व्यक्तित्व की अनुभूति अभिव्यक्त करने का काम इस त्रिवेणी के माध्यम से कवि कराते हैं कि मेरे पिता सख्त ऊपर से मगर दिल से बड़े नाजुक है, बड़ा स्नेह प्रेम रखने का कार्य करते हैं। चोट लगती है मुझे और वह तड़प उठते हैं। क्या वह नाता या रिश्ता होता है। देखो अपने पुत्र को, अर्थात कवि कहते कि मुझे चोट पहुंचती तो तड़प कौन उठते हैं, मेरे पिता है। अपने माता पिता के लिए कोई भी पुत्र बेटा किस प्रकार बड़ा प्यारा एक पास से होता है, इसका चित्रण कवि त्रिपुरारी जी इसका त्रिवेणी के माध्यम से कराते हैं। आघात चोट मुझे लगती और वह मेरे पिता तड़प उठने का कार्य करते हैं। कोमल हृदय वाले मेरे पिता, मैं पिता में हर पिता में एक पासे वो माँ, हर पिता में एक पासे वो ममत्व भाव एक पासे भरा हुआ होता है। माँ की वो ममता, एक माँ भी एक पासे मानो सही मायने में बसी हुई होती है। यह कवि यहाँ पर व्यक्त कराते हैं। अपने बेटे को, अपने बालक को जब कोई पीड़ा कष्ट एक पासे होता है या होती है तो कवि कहते कि कठोर ऊपर से लगने वाले पिता, सख्त ऐसे नजर आने वाले ऊपर से पिता, भीतर से माँ की ममत्व से या माँ की तरह बड़े नाजुक ममत्व भाव या माँ की तरह हृदय रखने वाले एक पासे वो अनुभूत होते हैं। मानो कवि कहते हैं कि अंदर की वो कोमलता मानो हर पिता में एक माँ बसी हुई होती है। यही बात एक पासे इसे दूसरी त्रिवेणी के माध्यम से कवि चित्रित कराने का कार्य कराते हैं। मानो आरंभिक दो त्रिवेणियों के माध्यम से कवि त्रिपुरारी जी ने बहुत सुंदर ऐसा वो चित्रण माँ की ममता का, पिता की गरिमा का सुंदर चित्रण किया है। अपने माता पिता के प्रति उस स्नेह प्रेम को कवि ने इन आरंभिक दो त्रिवेणियों के माध्यम से बड़ो अच्छी पद्धति से चित्रित करने का कार्य किया है। कहते कवि अगली पंक्ति में त्रिवेणी पंक्तियों के माध्यम से, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, मेरे ऑफिस में महीनों से मेरी दिन की शिफ्ट, तेरे ऑफिस में महीनों से तेरी रात की शिफ्ट। नन्हे बच्चों को टुकड़ों में मिले हैं माँ बाप। माता पिता को किस प्रकार याद करते हैं, माता पिता के स्नेह प्रेम को किस प्रकार टुकड़ों में एक पासे स्नेह प्रेम को पाने का कार्य बच्चों का एक पासे होता है। इसका सुंदर चित्रण भी कवि तीसरी त्रिवेणी के माध्यम से यहाँ पर कराते हैं। कहते कवि कि आज के आधुनिक काल में हम देखते हैं कि माता पिता नौकरी पेशा देखने को मिलते हैं, दोनों भी नौकरी आदि करने का कार्य करते हैं और अपने अपने दफ्तर ऑफिस से एक पासे चले जाते हैं। और हम देखते कि पिता की दिन में शिफ्ट होती है, माता की रात में, या माँ की दिन में एक पासे शिफ्ट हो तो रात में पिता की शिफ्ट एक पासे आदि होती है। माता पिता संग साथ एक पासे बच्चों को एक साथ कभी मिलते नहीं हैं, दोनों का एक साथ स्नेह प्रेम एक पासे कभी बच्चों को मिल नहीं पाता है। टुकड़ों में एक पासे माता पिता के स्नेह प्रेम का प्राप्ति का कार्य बच्चों के एक पासे होता है। और मानो किस प्रकार महीनों महीनों एक पासे कहीं भी कहते हैं कि इस प्रकार माता पिता की शिफ्ट निरंतर अलग अलग एक पासे होती है और किस प्रकार बच्चों को स्नेह प्रेम माता पिता का एक पासे एक साथ एक पासे नहीं मिल पाता है। अर्थात जब पिताजी रात में एक पासे काम पर जाते हैं तो दिन में केवल एक पासे बच्चों को पिता का संग साथ या स्नेह प्रेम मिलता है। माँ दिन भर एक पासे मानो काम के लिए चली जाती है तो केवल रात समय में ही एक पासे माँ का एक पासे स्नेह प्रेम एक पासे मिलता है। अर्थात संग साथ एक साथ माता पिता का स्नेह प्रेम किस प्रकार नहीं मिल पाता है, नन्हे बच्चों को किस प्रकार एक पासे टुकड़ों में स्नेह प्रेम एक पासे मिलता है, यही सुंदर अभिव्यक्ति इस तीसरी त्रिवेणी के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया है। आज हम देख रहे हैं कि आधुनिक काल इस प्रकार का है कि घर परिवार आदि चलाने के लिए माता पिता को दोनों को काम पर एक पासे जाना पड़ता है, नौकरी आदि करनी पड़ती है।
और ऐसे में कहीं न कहीं बच्चों के प्रति वह दुर्लक्ष भाव एक पास निर्माण होता है। बच्चों के परवरिश का, बच्चों को स्नेह प्रेम माता पिता एक साथ देने का कार्य कर नहीं पाते हैं। पिता का बच्चों को स्नेह साथ मिलता है तो माँ साथ नहीं होती है, और माँ का स्नेह साथ एक पास संग साथ मिलता है तो पिता एक पास घर परिवार में होते नहीं है। इस प्रकार की भाग दौड़ से भरी हुई जिंदगी स्नेह प्रेम से बच्चों को एक पास एक साथ माता पिता दे नहीं पाते हैं। टुकड़ों में किस प्रकार बच्चों को स्नेह प्रेम माता पिता का मिलता है, यह एक पास कवि ने बड़े सुंदर पद्धति से तीसरी त्रिवेणी के माध्यम से व्यक्त करने का कार्य किया। कहते अगली त्रिवेणी में कवि त्रिपुरा जी उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं, डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। डूबना उगना तो नजरों का महज धोखा है। अर्थात कभी इस चौथी त्रिवेणी के माध्यम से कवि कहते हैं कि उगते सूरज को सलामी तो सभी देते हैं। अर्थात ये दो शब्द प्रतीकात्मक बड़े सुंदर पद्धति से इस त्रिवेणी में आए कि उगना और डूबना। जैसे सुबह के समय में हम देखते कि सूरज का आगमन होता है, उगता है, शाम होते होते सूरज डूबने लगता है। जीवन की भी इस प्रकार की अवस्था देखने को मिलती है छात्रगण, कि कहते हैं कि उत्थान और पतन, उन्नति अवनति, डूबना उगना, यह जीवन की वह स्थितियां एक पास देखने को मिलती है। यह स्वाभाविक प्रक्रिया या स्वाभाविक ऐसा वो हाल एक पास जीवन का है। उत्थान के बाद पतन और पतन के बाद उत्थान का हमेशा एक पास जीवन में क्रम बना हुआ होता है, या इस प्रकार यह चक्र एक पास चलता रहता है। लेकिन सूर्य का जिस प्रकार आगमन होता है या उदय होता है, उसी प्रकार उसका अस्त भी होता है, या सूरज वह डूबने का कार्य भी करता है। मगर इस प्रकार सूर्य का आगमन, सूर्य का अस्त होना सहज प्राकृतिक ऐसी वो बात है, सहज ऐसी बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर प्रगति की स्थिति में अगर मिलता है तो उसको स्वीकारने का कार्य हम करेंगे, और कोई व्यक्ति अगर अवनति की स्थिति में नजर आता है या पतन की उस अवस्था में, हम उसका तिरस्कार करने का कार्य न करें, बल्कि उस स्थिति में भी एक तरह से उसको स्वीकारने का कार्य करें। अर्थात व्यक्ति के साथ संग साथ यह उन्नति अवनति इस दोनों स्थितियों में एक पास होना चाहिए। वही बात एक पास मानो इन पंक्तियों के माध्यम से कवि कहते हैं, और इसीलिए कहते कि डूबते वक्त मगर उसको भुला मत देना। अर्थात उन्नत व्यक्ति का संग साथ कोई भी देगा, या उन्नति की अवस्था में, प्रगति की उस अवस्था में कोई भी आपका संग साथ देने का कार्य कर सकता है, या आप उस व्यक्ति का संग साथ देने का कार्य करेंगे। लेकिन हमें अवनति की स्थिति में भी किसी का संग साथ देना चाहिए। यह बात भी एक पास कवि इस त्रिवेणी के माध्यम से एक पास व्यक्त कराने का कार्य कराते, और इसीलिए कहते कि डूबना उगना तो महज क्या है, नजरों का महज एक धोखा है। अर्थात यह स्वाभाविक ऐसी स्थिति है, उन्नति की और अवनति की पल जीवन में आते रहेंगे। हम किसी का संग साथ उन्नति और अवनति के इस स्थिति के आधार पर छोड़ना और संग साथ देना यह तय न करें। इन दोनों को एक पास मानो स्वीकारने का कार्य करें। यह केवल मानो कवि कहते कि यह नज़रों का केवल धोखा है, यह कोई विशेष बात इसमें नज़र नहीं आती है। छात्रगण, यहाँ पर इन 4 त्रिवेणियों को देखकर हम आज की कक्षा में रुकने का कार्य करते हैं। आगे की बची हुई त्रिवेणियों को अगली कक्षा में या अगली बार लेने का कार्य करेंगे। धन्यवाद।